आज घर में सख्त धूम मची थी। इसरार मियाँ ने तड़के तड़के चाय का मुतालबा कर दिया था, मगर आज करीमन बुआ ने भी उनकी उस सख्त नाजायज हरकत पर माफ कर दिया था। आज जिंदगी में शायद पहली बार करीमन बुआ ने उन्हें सबसे पहले चाय की कश्ती पकड़ा दी थी। आज सुबह 8 बजे बड़े चचा इलाहाबाद जेल से रिहा होकर स्टेशन पहुंच रही थी। बड़ी चची का चेहरा खिला हुआ था। वो सोते हुए जमील भैया को बार बार झंझोड़ रही थी कि वो भी बाप के इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर जाएं। मगर जमील भैया ने हर बार कोई बहाना तराश दिया। वो रात बादलों की गरज की वजह से सोए नहीं। सर में दर्द है, आज तो दफ्तर भी नहीं जा सकते, कुछ हरारत भी हो रही है। और जब स्टेशन जाने का वक्त निकल गया तो जमील भैया बड़ी तेजी से उठी, चाय पी और फटाफट कपड़े तब्दील करके दफ्तर भाग ली। शकील मेरे भैया, 4 हाथ तो ला दो बड़े चचा के लिए। आलिया ने शकील के हाथ पर दूनी रख दी। वो कुछ खुश नजर ना आ रहा था। बाप से कोई वास्ता हो ना हो, फिर भी पाबंदी तो महसूस होती है। एक 20-25 हार मेरे लिए भी लेते आना कहीं से मांग कर शकील। बड़ा तीर मार कर आ रहे बड़े चचा। छम्मी खी हंसने लगी और अपने कमरे की दहलीज के कुंडे में पड़े हुए रस्सी के झूले पर जा बैठी और लंबे लंबे पेंग लेने लगी। ये झूला सावन में पड़ा था, जिसे आज तक न उतारा गया था। पनवा तले डोला रख दे मुसाफिर आई सावन की बहार रे, वो सबको चिढ़ा कर गा रही थी। शकील बाहर चला गया। करीमन बुआ बड़े चचा पर से खैरात करने के लिए डलिया में सवा से गेहूं तोड़ कर रख रही थी। उफ़ो, बड़े चचा से किस तरह मिला जाएगा, आलिया सोच रही थी और मारी खुशी के उसका दिल बलियों उछल रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और खिड़की में बैठकर गली में झांकने लगी। वक्त कितनी सुस्ती से गुजर रहा था। एक दिन आपा भी इस तरह आ जाएंगे, उसने सोचा, और गम की एक ठेस उसके कलेजे को छलनी कर गई। मगर अभी तो 5 साल बाकी है। सामने से एक साधु बाबा जिस्म पर बभूत मले, सिर लंगोट कसे और हाथ में चिमटा पकड़े आ रहे थे। भिक्षा दे बच्चा, तेरी सब मुरादें पूरी हों। साधु बाबा दरवाजे पर खड़े थे। माफ करो बाबा, करीमन बुआ ने बाहर जाकर जल्दी से सर अंदर कर लिया। ये भी नहीं देखते कि किसका घर है। नंग धड़ंग सामने आकर खड़े हो जाते कमबख्त। करीमन बुआ ने जोर से कहा और हंसने लगी। अरे करीमन बुआ, बड़े चचा की खैरात तो किसी हिंदू ही को दो। छम्मी ने फौरन मशवरा दिया और फिर गाने लगी। अपने महल में गुनिया खेलती, सैया ने भेजे कहार रे। अल्लाह भला करे। दूसरा फकीर मोटे मोटे मोतियों की माला गले में डाले दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। करीमन बुआ ने हाथ बढ़ाकर अदना पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद आकर खैरात भी ले जाना बाबा जी, करीमन बुआ ने कहा। जब से जंग छिड़ी थी, फकीर कितने बढ़ते जा रहे थे। पक्की गली में तांगे के पहियों की कड़कड़ाहट हो रही थी। बड़े चचा आ रहे थे। सबसे आगे वो हार पहने बैठे थे। उनके साथ इसरार मियां, पीछे उनके 2-3 दोस्त थे। बड़े चचा आ गए हैं, आलिया ने चीख कर सारे घर को इत्तला दी। करीमन बुआ गेहूं की डलिया उठाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। छमी झूले से उतरकर अपने कमरे में चली गई। शकील कहाँ है? अल्लाह, अब वो बड़े चचा को क्या पहनाएगी? आज पहली दफा से शकील की बेईमानी पर गुस्सा आ रहा था। बड़े चचा ने अंदर कदम रखा तो सबसे पहले करीमन बुआ ने गेहूं की डलिया उनके हाथ से छुआ दी और फिर दुआएं देने लगी। बड़े चचा ने सबकी तरफ एक फातिहा की नजरों से देखा। तुम अब बीए की तैयारी कर रही हो? बड़े चचा ने पूछा। जी बड़े चचा, मैंने शकील से हार मंगाए थे और वो अब तक नहीं आया। मैं भी तो आपको हार पहनाती। हाँ, जब भी शकील नजर नहीं आ रहा। कैसा है वो? बड़े चचा ने जैसे रस्मन पूछा। वो चौकी पर बैठकर जूते उतार रही थी। करीमन बुआ ने तांबे के बड़े से लोटे में मुंह धोने के लिए पानी भरकर रख दिया था। आलिया उन्हें चुपके चुपके देख रही थी। बड़े चचा से कितनी कमजोर नजर आ रही थी। तो घट गई थी और दाढ़ी में आधे से ज्यादा सफेद बाल नजर आ रहे थे। तुम्हारा बेटा रात को 12-12 बजे आता है या फिर सारी रात गायब रहता है, न पढ़ता है न लिखता है। तुमको क्या, तुम तो जेल जाकर सब भूल जाते हो और यहाँ रहते हो तो भी बेगाने लगते हो। और तो और तुम्हारा बड़ा बेटा भी मुस्लिम लीग के जलसे में शरीक होने लगा है। बड़ी चची ने सारी शिकायतें करके सांस ली। बड़े चचा या तो सख्त शर्मिंदा नजर आ रहे थे, आखिरी बात पर एकदम चौंक पड़े। खूब खूब, साहबजादे मुस्लिम लीगी बन गए। बड़े चचा एक जरा देर को तकिया सर के नीचे
रखकर लेट गई। रात भर के सफर ने निढाल कर दिया था। अब अपने साहबजादे का कुछ बिगाड़ लीजिए तो जानू। छम्मी अपने कमरे से निकलकर वहीं दीवार से पीठ लगाकर खड़ी हो गई थी। सलाम किए बगैर इसने बड़े चचा से इंतकाम लेना शुरू कर दिया। आलिया का जी चाहा कि उस वक्त बड़े चचा को कहीं छुपा दी। उस वक्त तो कोई उनसे कुछ न कही, उस वक्त तो कोई पुरानी बातें न याद दिलाई। कितनी मुद्दत बाद वो अपने घर आए हैं। जेल ने उन्हें तोड़ दिया है, उन्हें आराम की जरूरत है। अरे तुम कैसी हो छम्मी? बड़े चचा ने मुस्कुराकर उसके तंज को सह लिया और छम्मी जैसे जिलबलाकर अपने कमरे में चली गई। अरे बड़े भैया, इस छम्मी चुड़ैल के रिश्ते वाले कहाँ मर गए? पूरे 4 महीने हो गए इंतजार करते करते। अम्मा उनके पास बैठकर प्याली में चाय उंडेलने लगी। अभी चाय की प्याली खत्म भी न हुई होनी पाई थी कि बैठक के दरवाजे की जंजीर खड़कने लगी। बड़े चचा बाहर दोस्तों में चले गए और आलिया उनके पास बैठकर उनसे ढेर सी बातें करने को तरसती रह गई। वो तो उनसे सब बहुत सी बातें करना चाहती थी, उनके इस कारनामे को सराहना चाहती थी। घर में सब उनके लिए बेचैन थे, मगर किसी ने भी तो उनका स्वागत न किया। जमील भैया बीमार हो गए। छम्मी तीर चला गए और बड़े चचे शिकायतों का दफ्तर खोलकर बैठ गए। हे बड़े चचा, आपको क्या मिल गया ये सब करके? ये जो आपने मुल्क का जोग साथ लिया है तो तबाही और बर्बादी के सिवा क्या हुआ है? और घर वाले तक इज्जत नहीं करती। काश इस वक्त सब खुश होकर उन्हें सराहते। काश। शाम से कहर पड़ना शुरू हो गई थी। करीमन बुआ खाना पकाते हुए चूल्हे की कोख में समाई जा रही थी। आलिया को डर लगने लगा कि कहीं उनके कपड़ों में आग न लग जाए, जरा में भुन कर राख हो जाएंगे। वैसे भी अब उन्हें सुनाई कम देता है। करीमन बुआ जरा चूल्हे से सरक कर बैठो, आलिया ने बेचैन होकर कहा। एक जान रह गई, वो भी जल जाए। नसीब तो पहले ही जल चुकी। आलिया बेटा, इस घर में जाड़ों के दिनों में अपने हाथों से बिनो लकड़ी फूंक देते थे। अरे दालन जो आज ठंडा पड़ा है, पहले आग की तरह तपता था। अब कोई आग भी है चूल्हे में बेटा? 2 तो लकड़ियां लगी हैं, भला इतने में क्या जलूंगी? कुछ दिनों से करीमन बुआ बड़ी बुझी बुझी और हरासा नजर आने लगी थी। बीता जमाना उन्हें बहुत शिद्दत से सताने लगा था। इतनी तकरीर के बाद भी वो चुप न रहे, आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगे। अल्लाह मारा, सब कुछ जल से जलूसों की नजर हो गया। सब खा गए मोटी तोंदों वाली। लो भला कोई पूछे, घर फूंक कर भी किसी को आजादी मिली है? अल्लाह हिदायत दे बड़े मियाँ को। बड़े चची और अम्मा तख्त पर बैठी थी। उनके सामने मिट्टी की कंडाली में अंगारे रखे हुए थे, जिन पर अब राख जम चली थी। वो दोनों बार बार अपने हाथों को सींक रहे थे। बड़े चची ने एक लंबी आंख भरी और तख्त के कोने पर रखी हुई लालटेन की बत्ती को जरा सा मुच्छा कर दिया। लालटेन में शायद तेल कम था, जो बत्ती बार बार नीची हो रही थी। हर चीज संभाल संभाल कर कम से कम खर्च की जाती। जंग को कई साल हो गए थे। महंगाई ने इस घर को बिल्कुल ही लूट लिया था। सब परेशान रहते। खाने को जैसे तैसे मिल जाता तो तन को कपड़ा न जुड़ता। जमील भैया की छोटी सी तनख्वाह इस घर के लिए दाल में नमक के बराबर थी, मगर बड़े चचा की दुकान की आमदनी फिर भी इस घर में न आती, उससे बाहर उड़ जाती। बड़ी चची हर वक्त जमील भैया की जान खाती कि कुछ और करो, मगर वो भी तो मुल्क आज़ाद कराने लगे थे। शकील ने कबल अज वक्त मुझे लगा दी थी, मगर दूसरों के कोर्स की किताबें सारी रात और कई दिन खत्म न होती। उसे तो सब आज़मातल समझ कर जैसे सबर कर बैठे थे। करीमन बुआ जिसे सचमुच आज अपने को जलाने पर तुल गई थी, वो और भी चूल्हे से चिमट कर बैठ गई। आलिया को हैसियत होने लगी। करीमन बुआ हट कर बैठो, जलाने की चिंगारी भी बहुत होती है। आलिया ने तख्त के पास खड़े खड़े कंडाली पर हाथों का चप्पर छा दिया। हाय कैसी सर्दी हो रही है, कम वक्त स्वेटर भी तो इतना पुराना हो गया कि गर्मी गिरी नाम को नहीं रह गई। हाथों को सींक कर जरा जिस्म गर्म हुआ तो वो भी बड़ी चच्ची के पास टिक गई। गली से रेडियो वाले की ठटरी हुई आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। कहर की रात किस कदर वैरान मालूम हो रही थी। जाड़ों में यही इस तख्त पर बैठे बैठे सब लोग मुट्ठियां भर भर कर रेवड़ियां खाया करते थे। अपना तो मुंह थक जाता था चबाते चबाते। अब तो जाड़ी यूं गुजर जाती, मगर एक रेवड़ी नसीब नहीं होती। वाह जमाने। करीमन बुआ ने लकड़ियां चूल्हे में सरका दी। करीमन बुआ को हर वक्त बोलने का आरिज़ा हो गया था। बड़ी चची ने फिर एक लंबी आंख भरी और लालटेन की बत्ती ऊंची कर दी। हाय करीमन बुआ,
इतनी सर्दी में तुम्हारी आवाज कैसे निकल रही है? आलिया ने झुंझला कर कहा। पीली पीली रोशनी में बड़ी चच्ची का चेहरा कैसा मर्दों जैसा नजर आ रहा था। अगर उसके पास पैसे होते तो अभी अभी करीमन बुआ को रेवड़ियां मंगाकर खिला देती, गुजरे हुए वक्त को आजाद दे देती। ऐसी बातों से बड़ी चच्ची कितनी निडार हो जाती थी। आलिया ने अपनी आह को सीने में घोंट लिया। अगर उसे जल्दी से खाना मिल जाए तो थोड़ी देर पढ़ ले। सारा दिन गुजर गया मगर किताब को हाथ नहीं लगाया। खरी खाट पर धूप में लेटकर ऊँगते हुए दिन गुजर गया। सब चुप बैठे थे। आलिया यूं ही टुकर टुकर दालान की दीवारें और छत तक रही थी। बिजली का कनेक्शन कटे कितना जमाना गुजर चुका था, मगर उस बरामदे में अब तक ब्रैकेट में फ्यूज बल्ब लगा हुआ था, जिसे धुएं ने बिल्कुल सियाह कर दिया था। किसी में हिम्मत न थी कि उस सियाह बल्ब को निकाल फेंके। करीमन बुआ हाथ न लगाने देती। ख्वाबों का पुराने निशाने को कलेजे से लगाकर रख छोड़ा है। आलिया ने उलझ कर नजरें झुका ली। करीमन बुआ, खाना पक गया? आज तो बड़ी सर्दी है। ठंडी बैठक में सर्दी से सुकड़ते इसरार मियाँ ने दूसरी बार आवाज लगाई थी। ठहर जा लाट साहब, करीमन बुआ ने दूसरी बार जलकर जवाब दिया। कैसा मर भक्का है, जरा भी सब्र नहीं। तोबा, कैसा मरता है खाने पर नदेरा। कैसे कैसे लोग पाल रखे बड़े भैया ने भी। अम्मा या इतनी देर से चुपचाप बैठी हाथ सींक रही थी। एकदम कलेजा फाड़ कर बोली। आलिया की जानी तो जल गई, मगर अम्मा को भला क्या कहती। कोई इतना नहीं सोचता कि सर्दी किस गज की हो रही है। इसरार मियाँ भी इंसान है, पत्थर तो नहीं। आलिया सोचती चली गई। कैसे दुख से जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तो जब से आई उसने यही देखा कि बड़े चचा की पुरानी खदर की कुर्ती और पाजामे पहने कुड़ी कुड़ी के काम करते फिरते हैं। इसी तरह सर्दियां और गर्मियां गुजर जाती हैं। कभी उनके गर्म कपड़ा भी नसीब नहीं होता। क्या हाल होगा गरीब का उस सर्दी में। बस खाना तैयार है इसरार मियाँ, आलिया ने कमजोर से आवाज में कहा और घबरा कर अम्मा का मुंह देखने लगी। तुमसे किसने कहा था कि उसे जवाब दो? क्या तुम्हारी भी शर्म उड़ गई? अम्मा ने फौरन डांट पिलाई। आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अम्मा का दिल न दुखाना चाहती थी। रस्सी जल जाए मगर बल नहीं जाती। पुरानी शान झेलने वाली एक वही तो रह गई थी। क्या हो गया दुल्हन? जो उसने जवाब दे दिया। आखिर इसरार भी तो तुम्हारे खुसर की औलाद है। बड़े चचे अपनी तरफ से मजाक करके हंसने लगे। है तो, मगर अपनी औकात भी तो पहचाने रहे। अम्मा ने मुंह बना लिया और फिर उन्हें छम्मी की शादी का ख्याल सताने लगा। बड़ी भाभी, जब पैगाम आ गया तो शादी की तारीख भी मुकर्रर करा दीजिए। देख के वक्त हो गया, मोहल्ले में गए, अब तक नहीं आई। आ क्यों नहीं गई? अपने कमरे में, आलिया ने जल्दी से कहा। मगर उसके बाप ने जो 500 शादी के लिए भेजे हैं, उसमें सब काम कैसे होगा? अब अम्मा को दूसरी फिक्र सताने लगी। बस कुछ हो ही जाएगा। बड़ी चची ने सर झुका लिया। बस जैसे कमीनों के यहाँ शादी होती है, अम्मा ने कहा। फिर हजारों कहाँ से आएंगे? आलिया से आज अम्मा की बातें बर्दाश्त न हो रही थी। 5 सौ की तो आतिशबाजी छुड़ी जाती है। अपने घरों की शादियों में उन आंखों ने सब देखा है। करीमन बुआ तेजी से रोटियां पका रही थी। पर्दा सरकाकर छम्मी अंदर आ गई और करीमन बुआ के पास चूल्हे के सामने बैठ गई तो शादी की बात वहीं खत्म हो गई। सब चुप हो गए। छम्मी से तो सब छुपा रही थी। किसी ने उसे खबर नहीं की थी कि शादी की बात पक्की हो चुकी है। जहेज के लिए उसके बाप ने रुपए भेज दिए हैं और एक दिन डोले में सवार होकर चली जाएगी। सब उससे डरते रहे थे कि कहीं कोई तूफान न खड़ा कर दे। भला उसका क्या एतबार। सब चुप थे। दालान में पड़े हुए टाट के पर्दों में कितने बड़े बड़े सुराख हो गए थे। धूप और बारिशों ने उनका हुलिया बिगाड़ दिया था और अब तो उन सुराखों से इतनी हवा अंदर आ रही थी कि जैसे खुली खिड़की के सामने बैठ गई हूँ। आलिया खामोशी से उकताकर टाटों के सुराख गिनने लगी। इतनी सख्त सर्दी में बड़े भैया कानपुर चले गए। अंग्रेजी लिबास से भी तो नफरत करते हैं। शेरवानी से कोई सर्दी जाती है? हर तरफ से भर भर हवा लगती है। एक कोट पहन लेते तो क्या अर्ज होगा भला। बस अल्लाह ही रहम करे। अम्मा ने फिर बातें छेड़ दी। इस खानदान में जाने हरकतें कहाँ से घुस आईं। बस उनकी यही जिंदगी है। अल्लाह उसी में भला करेगा। खुदा उन्हें सर्दी से महफूज रखे। अंग्रेजी लिबास तो उन्होंने कभी पहना नहीं, हमेशा से नफरत की। फिर जब से गरम शेरवानी फटी, दूसरी पहनने की नौबत न आई। पुरानी शेरवानी से क्या सर्दी जाती होगी? बड़ी चच्ची ने कहा और कोयलों पर जमी हुई राख
तिनके से खरीदने लगे। आलिया ने अपना सिर बाजू में छुपाकर आंखें मूंद ली। अंधेरे में लाल पीले धब्बे नाचने कूदने लगे और फिर उसके सामने लोहे की सलाखें उभरने लगे और उन सलाखों के पीछे उसके अब्बा का चेहरा चमक रहा था। अब्बा, वहां कितनी सर्दी होगी, वहां तो कोयले दहका कर कोई कमरा भी न गर्म करता होगा और वो गर्म कपड़े भी तो अब पुराने हो चुके होंगे। रात किस तरह गुजरती होगी। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। ये दिल को कौन चिटकियों से मसल रहा था। करीमन बुआ, रोटी तो पकती रहेगी, आज मुझे सबसे पहले खाने को दे दो, मुझे पढ़ना है, आलिया ने कहा। मैं सदके, तुम गरम गरम रोटी खा लो, तुम्हारे साथ छम्मी बेटा भी खा लेंगी। मुझे कौन सा पढ़ना है जो गरम गरम रोटियां तोड़ने बैठ जाऊं, छम्मी ने तेवड़ियां छड़ा कर कहा और बाजू में वो छुपाकर चूल्हे के और आगे सरक गई। आलिया बड़ी बेदिली से खाना खा रही थी। वो फिर सब खामोश बैठे थे। इतने लोगों के बीच में भी जिंदगी के आसार ढूंढते न मिलते। बड़े चचा होते तो 10-11 बजे रात तक बैठक ही आबाद रहती, उसने सोचा। और जाने जमील भैया कहाँ चले गए, वो किन कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, और शकील अल्लाह ही जाने कहाँ आवारा घूम रहा होगा। करीमन बुआ, अब तो इसरार मियाँ को भी खाना भिजवा ही दो, आलिया ने उठते हुए कहा। मगर करीमन बुआ तो ऐसे मौकों पर हमेशा गूंगी बहरी बन जाया करती। भिजवा दिया जाएगा, अब कोई करीमन बुआ 10 हाथ कर ली, अम्मा ने तलखी से जवाब दिया। हाँ देख लीजिए छोटी दुल्हन, करीमन बुआ जल्दी से बोली। वो भी क्या जमाना था कि। आलिया जल्दी से पर्दा सरका कर बाहर निकल आई। कितना अंधेरा था, जरा से फासले की चीज दिखाई न देती। वो सहन में पड़ी हुई लोहे की कुर्सी से टकरा गई। छम्मी के कमरे से निकलती हुई हल्की सी पीली रोशनी कहर की दीवार के उस पार रह गई थी। सहन पार करके वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय कर गई। करीमन बुआ के 10 हाथों के ख्याल ने उसे बुरी तरह झंझला दिया था। नजमा फूफी का कमरा तय करते उसने नीचे नीचे नजरों से देखा कि नजमा फूफी आराम कुर्सी पर लेटी अपने से दुगनी मोटी किताब में गर्क हैं और उनके पैरों पर रेशमी लचका लगी 2 लाई बड़ी निफासत से पड़ी हुई है। नजमा फूफी ने हस्ब मामूल नजर उठाकर भी नहीं देखा। अब भला उस रास्ते को कैसे छोड़ दे। वो हवा में उड़कर तो अपने कमरे में जाने से रही। अपने नन्हे से कमरे में दाखिल होती उसने गली में खुलने वाली खिड़की के पट खोल दिए। बिजली की तेज रोशनी में उसने अपना बिस्तर ठीक किया और फिर लिहाफ में दबक कर लेट गई। और जब जरा हाथ गर्म हो गई तो चचा की अलमारी से निकाली हुई किताब उठाकर पढ़ने लगी। खिड़की खुलने की वजह से सर्दी कितनी ज्यादा हो गई थी, मगर खिड़की बंद करने से तो अंधेरे में गौते लगानी पड़ती। लालटेन की प्यासी और बीमार से रोशनी से उसको कितनी उलझन होती। वैसे एक जमाना वो भी था जब लालटेन की प्यासी रोशनी में जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया था। बरसात के दिनों में जब लालटेन की गिर्द पतंगे जमा हो जाते तो उसे कितना मजा आता। लो, अब एक पतंगे ने शीशे से सर टकराया और औंधा हो गया। अब दूसरा और अब तीसरा। इस तरह पतंगे गिनते गिनते सो जाती। मगर अब तो खैरात में मिली बिजली की रोशनी के बगैर उससे 1 मिनट को न पड़ा जाता। अभी तो रात का इब्तिदाई हिस्सा गुजरा था, मगर गली में कैसा सन्नाटा छाया हुआ था। स्कूल की इमारत और उसके आसपास के घने दरख्त कहर की चादरों में ढके हुए थे। नीचे की मंजिल से अब जोर जोर से बातों की आवाज आ रही थी और उन आवाजों से इसरार मियाँ की नई सी आवाज उलझ रही थी। करीमन बुआ, खाना पक गया हो तो दे दो। खा लेना इसरार मियाँ, देर से खाओगे तो खूब भूख लगेगी। इस महंगाई के जमाने में अगर तुम्हारी भूख न खुली तो हम सब क्या करेंगे। छिम्मी अपनी मखसूस अदा से कह रही थी और फिर उसकी हंसी की आवाज आलिया के कानों के पार हो गई। आलिया ने किताब सीने पर रख ली। रहम के एक ठेस उसके कलेजे को पार कर गई। अरे उन बेचारे का क्या कसूर है, ये सब लोग उनके लिए पत्थर क्यों बन गए हैं। आखिर आप तो दुनिया में नहीं आ गए जब सब लोग उनके बेगाने बन गए। वो किसी के मामू ने, किसी के चचा ने, किसी के भाई ने, किसी के बाप ने। बाप भला किसी को क्या पड़ेगी सिलसिले में सोचे कि किसके बाप बनेंगे जबकि उनका कोई बाप नहीं। उसका कैसा जी जाके बस सुख दौड़ कर नीचे चली जाए, अपने हाथों से कश्ती सजाए और फिर इसरार मियाँ के सामने रख दी और जब तक वो खातिब रहे सादतमंद भतीजों की तरह उनके पास खड़ी रहे। मगर ये सब कुछ कितना नामुमकिन था। इस तरह तो इसकी अम्मा की इतने पुराने वकार को ठेस लग जाएगी और करीमन बहुत यकीनन बीते हुए जमाने का मातम करने लगेंगी। खैर, ये मेरा घर तो नहीं, वो बड़बड़ाई।
उसने फिर किताब उठा ली। चंगेज खां के मुजालिम पढ़ पढ़ कर हमारे वहशत के दिल कांपा जाता। किताब रखकर उसने लिहाफ में मुंह छुपा लिया। उस अशरफुल मखलूक ने कैसे कैसे जुल्म से तारीख मरतब किए। उस वक्त तो सरासर मुफक्किर बनी हुई थी। इक्तिदार की आग कभी नहीं बुझती, लाख तहसील जन्म लेती रही, कुछ नहीं बनता। इक्तिदार सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। उसके बावजूद दावा है कि अब हम मुहासिब हो चुके हैं। सरों की मीनार बनाना और इंसानों को पिंजरों में बंद करना तो सदियों पुरानी वहशत के दौर की यादगारें हैं। मगर आज जो जंग हो रही है, एक से एक बढ़िया बम लो, जिससे सबसे ज्यादा बेगुनाह मरे, वो सबसे तरक्की याफ्ता हथियार। फिर जलियांवाले बाग का किस्सा कौन सा सदी पुराना वाक़या है। इसी महजिब दौर ने इस वाक़े को जन्म दिया था और उसे एकदम कुसुम दीदी याद आ गई। अंधेरे में उनकी लाश आंखों के सामने तीरने लगी। बसंती सारी सी कतरा कतरा टपकता हुआ पानी उसके दिल में गिर रहा था। किसी ने हौले से उसका लिहाफ सरकाया तो वो बौखला कर उठ गई। अरे तुम तो डर गए? जमील भाई उसके सराहने खड़े थे। हाँ, मैं तो सचमुच डर गई। अभी जरा देर पहले मैं चंगेज खां की मजालिम पढ़ रही थी। और ये भी हो सकता है कि तुम मुझी को चंगेज समझ रही हो। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? जमील भैया हंसे। तुम्हें कैसे कह सकती हूँ, तुम तो मुहसिब और फिर शायर। इसरार मियां लो खाना मिल गया। मैं करीमन बुआ के मामलात में दखल नहीं देता, जमील भैया ने बड़े फीकेपन से कहा। उस वक्त तो मैं तुमसे बातें करने आया हूँ। और जमील भैया उस वक्त बहस वगैरह के मूड में न थी, वो कुछ सोच रही थी। वो पहले ही समझ गई थी कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। और अब जबकि रात सो रही है, इस सर्दी में सब अपने बिस्तरों में दबके पड़े हैं, तो वो उसके कमरे में क्यों आए? फिर उसे ख्याल आया कि नजमा पुप्पी कुछ सोचने न लगे। उसने खिड़की के दोनों पट खोल दिए। जमील भैया कुर्सी सरकाकर उसके पलंग की पट्टी के पास बैठ गई और उससे बड़ी गहरी गहरी नजरों से घूरने लगी। वो जमील भैया को टालने के लिए इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। शायद ने शायद ऐसी आंखों को जन्नत के नाम से याद किया है। शुक्रिया भैया। जमील जोर से हंसी। ये असली जन्नत नहीं है, हो सकता है शद्दाद की जन्नत हो। आलिया बेगम, सरों की मीनार बनाना इतना बड़ा जुल्म नहीं जितना किसी के जज्बात का मजाक उड़ाना। क्या ये भी शायरी का कोई बारीक नुक्ता है? खैर चलो माफ कर दो। जज्बात का मजाक उड़ाने के बजाय अब सरों की मीनार बना लिया करूंगी। तो उसने अपने हाथ लिहाफ में छुपा लिए। जमील भैया, अगर इस बार मैं पास हो गई तो मजा आ जाएगा। पुप्पी की काबिलियत को, नजमा पुप्पी की काबिलियत को जरूर थोड़ी बहुत ठेस लगेगी। वो तो गुफ्तगू का मौजू बदल रही थी, मगर जमील भैया ने जरा भी दिलचस्पी न ली। सर झुकाए खामोश बैठे रहे। खुली खिड़की से हवा के इतने सख्त झोंके अंदर आ रही थी, मगर वो खिड़की बंद भी तो न कर सकती थी। अंधेरा जज्बात से सारी रोशनी छीन लेता है। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, तुम मुझे टालती हो आलिया। क्या तुम मेरी मोहब्बत का एहतराम भी नहीं कर सकते? भैया, आप कैसी बातें करते हैं? मैं और जमील की आंखों में आंसू देकर बौखला गई। उससे बात न करते बन पड़ी। आलिया, जमील भैया ने उसे एक झटके से उठा लिया और आलिया को ऐसा महसूस हुआ कि खिड़कियों के दोनों पट बंद हो गए और उसके होठों पर अंगारे रखे हुए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो गया कि वो कुछ भी न कर सकी, कुछ सोच भी न सकी। और जब जमील भैया को अपने आप से झटकना चाहा तो उसके बाजू पर सर के बच्चों की तरह सिसक रहे थे और उनका एक एक आंसू खोलती बूंद की तरह उसके दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। उसे बूंदों की गिरने की आवाज तक महसूस हो रही थी। उन बूंदों की रोशनी सारे कमरे में फैल गई थी। उसे एक साफ सुथरा रास्ता नजर आ रहा था जिस पर दौड़ने के लिए जैसे उसके पांव मले हुए थे। वो बेसुध सी बैठी थी और जमील भैया सर उठाकर उसकी तरफ देखते बड़े मीठेपन से मुस्कुरा रहे थे। कितना फक्र और कितना सुकून था उस मुस्कुराहट में। बस अब आप तशरीफ ले जाएं जमील साहब। आलिया ने डायनो की तरह उनकी तरफ देखा। किसी और को उल्लू बनाएगा। मेरा नाम है आलिया, चले जाइए वरना इतनी जोर से चीखूंगी कि हाँ। जमील भैया दीवार से टेक लगाए खड़े उसे टुक टुक देख रहे थे। उनकी नजरें चीख रही थी, तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते आलिया बेगम, तुम सचमुच डायन हो। और जब जमील भैया खड़े खड़े एकदम चले गए तो आलिया ने खिड़कियों के पट फेर दिए और सिसकियां भर भर कर रोने लगी।
जमील, मेरे जिस्म में जो तुम जादू की सुइयां चुभो गए हो, उसे अब कौन सा शहजादा आकर निकालेगा। रोते रोते जब उसका जी हल्का पड़ गया तो अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगी। हद है भाई, क्या वो आप और कुसुम दीदी से कुछ कम है? पता नहीं वो कैसे पागल हो गई थी। वो अपनी कोर्स की किताब उठाकर बड़े सुकून से पढ़ने लगी और फिर न जाने की सब किताब उसके हाथ से छुटकर सीने पर गिर पड़ी तो कच्ची नींद में वो चौंक पड़ी। अरे ये चम्मी इतनी ठंड में नंगे पाँव क्यों चुपचाप खड़ी है? आलिया ने किताब मेज पर रख दी। तो क्या आप अब तक जाग रही बच्चिया? खिड़की की तरफ बढ़ते बढ़ते वो एकदम ठिठक कर रह गई। मगर तुम क्या करती फिर हो इस सर्दी में? इधर लिहाफ में आ जाओ छम्मी। वो मंजूर ने कहा था कि रात 12 बजे गली में खंबे के नीचे खड़ा होऊंगा, तुम खिड़की में आकर खड़ी होना। खैर आप सो जाइए, खामखा नींद खराब की मैंने। कमरे का दरवाजा खोलकर जल्दी से चली गई। अरे छम्मी, आलिया ने आवाज दी, मगर वो तो सीढ़ियां तय करके अपने कमरे में जा चुकी होगी। आलिया ने खिड़की के पट खोल कर नीचे गली में झांका। कहर फट गई थी। चांद की मलकजी रोशनी गली में लौट रही थी। वहां कुछ भी न था।